हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कुछ आधार। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? आर्थिक नियोजन से। क्या होता है आर्थिक नियोजन? देखिए, किसी भी देश के संसाधन और उस देश की सेवाएं, इनका क्या करना है? पूर्वानुमान लगाना है और उनका कुशलता पूर्वक उपयोग करना। ठीक है, मतलब किसी भी देश के संसाधनों और उसकी सेवाओं का पूर्वानुमान लगाना और कुशलता पूर्वक उपयोग करना ही होगा क्या? आर्थिक नियोजन। अब देखिए, इस आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, ठीक है, हमारे यहां पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब होता क्या है कि हमारा देश एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। ठीक है, इस आर्थिक मंदी से गुजरने के कारण अब हमें कुछ आर्थिक सुधार करने थे। तब उसके लिए अलग अलग प्रयास किए गए। वर्ष 1934 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा एक बुक लिखी गई, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, इस बुक में उन्होंने क्या करा था? इस आर्थिक नियोजन की रूपरेखा को प्रदर्शित किया था कि किस प्रकार से हमें आर्थिक नियोजन करना चाहिए। फिर बात आती है वर्ष 1938 की। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह पहल की गई कि हमारे यहां पर क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रीय योजना समिति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय योजना समिति। तब सुभाष चंद्र बोस की इस पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब होता क्या है? अलग अलग प्रयास किए जा रहे थे, किंतु अभी भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी। जैसे कि आज हमने देखा कि कोरोना महामारी के चलते हुए हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाला है। तो उसके लिए मोदी जी ने क्या करा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज जारी किया है। ठीक है, इस आर्थिक पैकेज से क्या होगा? हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तब उस समय भी वर्ष 1944 में, कब? 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान लाया और उस प्लान का नाम क्या है? तो उस प्लान का नाम है बॉम्बे प्लान। किस नाम से जानते हैं हम उसे? बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इस बॉम्बे प्लान के तहत बात की गई कि हम आने वाले 15 वर्षों में क्या करेंगे? 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। कितना करेंगे? 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। ठीक है, यही धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे थे। 1947 में भारत आजाद हो गया और 1950 में भारत का संविधान भी लागू हो गया। फिर अब बात आती है कि योजनाओं के निर्धारण के लिए हमें एक स्थायी आयोग का गठन कर देना चाहिए। तब इसी पहल के तहत क्या किया गया? 15 मार्च 1950 को, कब? 15 मार्च 1950 को एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को हम जानते हैं योजना आयोग के नाम से। ठीक है, योजना आयोग। अब बन गया क्या? योजना आयोग। क्या करेगा? यह योजनाओं को बनाएगा, उनका निर्धारण करेगा, नीति निर्धारण का काम करेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या थी
कि इसमें जितना भी कार्य होता था कौन करता था, केंद्र सरकार कर रही थी, राज्यों की यहां अपनी कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए वर्ष 1952 में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। क्या बनी अब, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य भी वही होंगे जो योजना आयोग के होंगे, परंतु यहां पर अब क्या किया गया, राज्यों को भी ऐड कर दिया गया। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्य के कौन, सीएम, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के कौन होंगे, उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यह योजना आयोग अच्छी तरीके से कार्य कर रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि इस योजना आयोग को समाप्त करना पड़ा और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। देखिए होता क्या है, यहां पर जब मोदी सरकार बनती है तो उनके द्वारा घोषणा की जाती है 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को घोषणा करते हुए कहा गया कि अब हम इस योजना आयोग को समाप्त करेंगे और इसके स्थान पर कोई एक अलग आयोग लेकर आएंगे या फिर किसी अन्य संस्थान का हम गठन करेंगे। तब इसी घोषणा के चलते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, नीति आयोग की। यह बन गया नीति आयोग। क्या होता है इसका पूरा नाम, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब देखिए कि क्या इसकी प्रवृत्ति होगी, क्या यह एक संवैधानिक निकाय है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों नहीं है संवैधानिक निकाय, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। फिर क्या यह एक वैधानिक निकाय है, तो यह एक वैधानिक निकाय भी नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिनियम के द्वारा इसे पारित नहीं बनाया गया है। फिर बात आती है तो यह संस्थान कैसा है, तो जी एक गैर संवैधानिक संस्थान है। कैसा संस्थान है, गैर संवैधानिक संस्थान है, जिसकी स्थापना मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा की गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि यह नीति आयोग क्या है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति को हमने जान लिया, तो अब हम जानते हैं कि यह नीति आयोग है क्या। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग क्या है, यह भारत सरकार की नीति निर्धारण का एक प्रबुद्ध मॉडल है। क्या है, भारत सरकार की नीति निर्धारण का एक प्रबुद्ध मॉडल है। क्या है, प्रबुद्ध मॉडल अथवा थिंक टैंक। क्या है, थिंक टैंक, जो कि भारत सरकार की रणनीतिक और जो दीर्घकालिक कार्यक्रम हैं उनको तैयार करता है। भारत सरकार की रणनीतिक और दीर्घकालिक कार्यक्रमों को तैयार करता है और क्या करता है, केंद्र और राज्य दोनों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। कैसी सलाह, तकनीकी सलाह। तो हमने जाना कि यह नीति आयोग क्या है। अब हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि इस नीति आयोग को क्यों बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग को क्यों बनाया गया, तो इसके एवज में सरकार अपना वक्तव्य देती है और कहती है, क्या कहती है,
क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखिए सरकार क्या कहती है कि भारत पिछले 6 दशकों से, कितने दशकों से, पिछले 6 दशकों से एक परिप्रेक्षात्मक बदलाव से गुजर रहा है। कैसे बदलाव से गुजर रहा है? परिप्रेक्षात्मक बदलाव से गुजर रहा है, जिसके तहत हम देखें आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव और प्रौद्योगिकी बदलाव, तमाम प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। तो यहां पर इस विकास की राह में क्या सरकार का अपना कर्तव्य नहीं बनता कि वह भी परिवर्तन करे? ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या करा, इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर ला दिया क्या, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ला दिया ताकि जनता की जो आवश्यकताएं हैं और जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, ये समझ में आया कि क्यों बनाया गया। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी संरचना कि इस नीति आयोग में कौन कौन लोग होंगे, इसकी संरचना को हम जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि हम देखें तो इस नीति आयोग का होगा कौन, एक अध्यक्ष होगा। और इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो वह होंगे भारत के प्रधानमंत्री। कौन होंगे अध्यक्ष? भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वो होंगे इस नीति आयोग के अध्यक्ष। फिर दूसरा व्यक्ति आता है यहां पर उपाध्यक्ष। इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और यहां पर इस उपाध्यक्ष का जो दर्जा होगा किसके समान होगा, तो कैबिनेट मंत्री। किसके समान? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इसे दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, फिर और कौन होगा इसमें, तो इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे। पूर्णकालिक सदस्य जो कि वर्तमान में कितने हैं, यहां पर 3 हैं। अभी वर्तमान में हम देखें तो 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इन पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा, तो इन पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाएगी। और इन्हें जो दर्जा मिलेगा वह किसके समकक्ष मिलेगा, तो राज्य मंत्री के समकक्ष। राज्य मंत्री के समकक्ष इन्हें दर्जा प्राप्त होगा। और कौन शामिल होता है इसमें, तो और होते हैं कुछ पदेन सदस्य। ये पदेन सदस्य कौन होंगे, तो देखिए पदेन सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी, 4। मैक्सिमम इनकी संख्या 4 हो सकती है। और ये कहां से चुने जाएंगे, तो यह केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है वहीं से चुने जाएंगे। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और कहां से चुने जाएंगे, तो केंद्र सरकार की मंत्री परिषद से। ठीक है भाई, अब और कौन शामिल होगा इसमें, तो देखिए यहां पर कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। कैसे सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित। अब इन विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री ही करेंगे इन विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति। और यह अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। कौन होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और इसमें कौन शामिल होता है, तो इसके तदर्थ सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और यहां पर कौन होते हैं, कुछ अल्पकालीन सदस्य होते हैं। अल्पकालीन सदस्य, ये अल्पकालीन सदस्य कहां से चुने जाएंगे, तो जो प्रमुख विश्वविद्यालय होते हैं, प्रमुख विश्वविद्यालय या फिर ऐसे शोध संस्थान या फिर कोई अन्य जो ऐसी शाखाएं रहती हैं जहां से व्यक्ति को चुना जाना आवश्यक है, वहां से इन अल्पकालीन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहां पर एक होती है क्या, संचालन परिषद।
देखिए यह संचालन परिषद क्या करती है। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राज्यों की जो भूमिका है उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एक एनडीसी का गठन किया गया था 1952 में। ठीक वैसे ही यहाँ पर संचालन परिषद होती है और इस संचालन परिषद में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, तो और एक होती है क्षेत्रीय परिषद। यह क्षेत्रीय परिषद क्या करेगी, देखिए एक या एक से अधिक राज्य, कितने, एक या एक से अधिक राज्यों के अगर किसी विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करना है तो उन कार्यों के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा एक निश्चित समय के लिए। और इस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होगा, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी या फिर अन्य कोई व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे वो भी इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री तो शामिल होंगे ही होंगे, प्लस जो अन्य जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और कौन शामिल होगा, तो यहां पर शामिल होंगे उपराज्यपाल, अन्य यूनियन टेरिटरीज के। और देखिए इसमें एक और पद बनाया गया है जिसे कहते हैं सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इस मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति। और इसका जो दर्जा होता है वह किसके समान होता है, तो भारत सचिव, भारत सचिव के समान इसे दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संरचना होती है, इन सभी से मिलकर बना होता है कौन, नीति आयोग। ठीक है, तो इसके उद्देश्य को जाना है, इसकी शाखाओं को जान लिया। उसके बाद अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग के कार्य क्या है। पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के कार्यों को लिखिए, तो इसके कार्य और इसकी चुनौतियों को हम जान लेते हैं कि क्या इसके समकक्ष अभी चुनौतियां हैं। इन दो बातों को और जानते हैं। देखिए सबसे पहला कार्य यदि हम देखें तो इसका पहला कार्य क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या है पहला कार्य, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। कैसे, कि जो समवर्ती सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें कहीं केंद्र और राज्यों के बीच ओवरलैपिंग ना हो, सब अपना अपना कार्य करें। फिर दूसरी बात आती है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनकी रणनीतिक और दीर्घकालिक कार्यक्रमों के दृष्टिकोण को बनाए रखना और उसमें सहायता करना। और क्या कार्य करेगा, बॉटम टू टॉप वाली अप्रोच को अपनाना। ठीक है, फिर और यदि हम देखें तो इसके और क्या कार्य रहेंगे, तो नवोन्मेष, बहुत सारे नवीन कार्य और शोध कार्यों को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। और शोध कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। और क्या कार्य कर सकता है, तो देखिए समन्वय स्थापित करना मुख्य काम है। देखिए इसका प्रमुख कार्य है कि क्या, अंतः सरकारी और अंतः विभागीय कार्यों क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करना। अंतः विभागीय और अंतर क्षेत्रीय विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और ऐसे कार्य करना जैसे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, विकास संबंधित कार्यों को करना। इन तमाम कार्यों को क्या है, समन्वित स्थापित करेगा। पर्यावरण संरक्षण का कार्य, सुरक्षा से संबंधित,
और विकास संबंधित। फिर इन कार्यों को करने के चलते फिर हम देखें कि इसके समक्ष क्या अपनी चुनौतियां हैं। देखिए, हम जानते हैं इसकी चुनौतियों को। सबसे पहली बात आती है कि इसके समक्ष क्या है, इसका जो विस्तार है कार्य करने का वो बहुत ही अधिक है। ठीक है, उसके चलते इसे क्या बनाना चाहिए, एक संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसे एक संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा था कि यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसे एक संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए। वर्तमान में यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। फिर इसकी संरचना को देखते हुए एक आशंका जताई जाती है। अभी हमने इसकी संरचना को देखा था, तो इसकी संरचना को देखते हुए इस बात की आशंका जताई जाती है कि यहां पर नौकरशाही हावी हो सकती है। क्या हो सकता है, नौकरशाही हावी हो सकती है। फिर और क्या है, देखिए अलग अलग मंत्रालय है यहाँ पर, तो अलग अलग मंत्रालय से हम पदेन सदस्य भी बुला रहे थे, सबका अपना अपना कार्य है। तो अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके बीच संघर्ष का खतरा बना रहता है यहाँ पर। ठीक है, इस तमाम प्रकार की अलग अलग मंत्रालयों में संघर्ष का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये इसके समक्ष क्या है, चुनौतियां हैं। इनको अगर सुधार कर लिया जाए तो यहां पर नीति आयोग के कार्य और उद्देश्यों को अच्छी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, यह समझ में आया। उसके पश्चात अगर प्रश्न बनता है कि इसको योजना आयोग से के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि इस योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। ठीक है, क्या प्रश्न बन सकता है कि इस योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। इधर लिखते हैं हम योजना आयोग और इधर लिखते हैं हम नीति आयोग। ठीक है, देखिए अगर पहला अंतर हम जाने तो सबसे पहला अंतर यहां पर क्या बन रहा है कि जो योजना आयोग था यह रूसी मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था, रूसी मॉडल पर आधारित था। पहला अंतर, रूसी मॉडल पर आधारित। फिर अगर नीति आयोग की बात करें तो यह भारतीयों की ही देन है। किसकी देन है, भारतीयों की देन है। दूसरी बात हम देखें कि जो योजना आयोग था यहां पर क्या होता था, जो नीतियां बनाई जाती थी वो सीधी सीधी केंद्र के द्वारा बनाई जाती थी। मतलब ये किस अप्रोच को लेकर चल रहे थे, तो यह टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच को लेकर चल रहे थे। कैसी अप्रोच लेकर चल रहे थे, टॉप टू बॉटम। और यहां पर कैसी अप्रोच को अपनाया गया, तो यहां पर बॉटम टू टॉप वाली अप्रोच को अपनाया गया है। मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दिया गया है यहां पर। फिर बात आती है कि यहां पर सहकारी संघवाद की भावना बिल्कुल नहीं थी। सहकारी संघवाद यहां पर नहीं देखने को मिलता है, जबकि नीति आयोग में सहकारी संघवाद को प्रबल रूप से अपनाया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है, सहकारी संघवाद को प्रबल रूप से अपनाया गया है। एक और अंतर यदि हम देखें तो यहां पर क्या होता था, जो अभी हमने देखे थे किसे, इसके सदस्य, तो यहां पर इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, 8। मतलब अधिक हुआ करती थी पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या, और यहां पर पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई है। तो इन तमाम प्रकार के अंतर को भी हमने जान लिया। अब यदि प्रश्न बनता है कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि यह अंतर इसमें है। ठीक है, कुछ और फैक्ट यदि हम जानना चाहें तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसके पदेन सदस्य कौन कौन है,
ठीक है, पदेन सदस्य। तो अभी हमने क्या देखा था कि इसके जो पदेन सदस्य होंगे वो कहां से होंगे, तो वह भारत में जो केंद्र सरकार है उसकी मंत्री परिषद से होंगे, और वह 4 होंगे। तो 4 सदस्य कौन कौन है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर अमित शाह, फिर देखें राजनाथ सिंह, और कौन है, तो यहां पर निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण के बाद में जो चौथे व्यक्ति हैं वो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। फिर और कौन है, यहां पर कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी हैं, तो उन पूर्णकालिक सदस्यों को भी देख लेते हैं। वर्तमान में 3 सदस्य हैं पूर्णकालिक सदस्य, तो उनका नाम क्या क्या है, पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, एक है डॉक्टर विनोद पाल। कौन है, डॉक्टर विनोद पाल। ये क्या है, ये लोक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, डॉक्टर विनोद पाल। और एक और व्यक्ति है विजय कुमार, जिनका नाम क्या है, विजय कुमार। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है रमेश चंद्र। ठीक है, अब यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन नहीं है पूर्णकालिक सदस्य, तब भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। या पूछ लिया जाए कि पदेन सदस्य कौन नहीं है, तब भी बना सकते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, यह भी आप जान चुके हैं। ठीक है, और यदि मेंस में प्रश्न बनता है कि नीति आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो भी हम लिख सकते हैं नीति आयोग की भूमिका तथा उसके उद्देश्य को बताइए, तब भी हम उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि नीति आयोग क्या है, तब भी हम इसे बता सकते हैं 50 शब्दों में कि नीति आयोग क्या है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो कौन है, अमिताभ कांत। कौन है सीईओ, अमिताभ कांत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और यह राजीव कुमार किसके स्थान पर अब नए उपाध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं अरविंद पनगड़िया के स्थान पर। किसके स्थान पर बने हैं, अरविंद पनगड़िया।